So we will start with the concept of total internal reflection. हमने लास्ट सेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था. Now we will go in details of total internal reflection. और total internal reflection से related interesting applications we will see. For example, ये जो इंटरनेट अभी हाई स्पीड मिलता है आपको, जिसको आप ऑप्टिकल फाइबर बोलते हो, राइट, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ये सारे के सारे फाइबर दे वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो नंबर 1 उसका एप्लीकेशन देखेंगे. नंबर 2 और एक उसका एप्लीकेशन है, दो और एप्लीकेशन है. एक है बाइनोक्यूलर्स, जिसको आप प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स भी बोलते हो. नंबर 3 देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरिस्कोप. वो पेरिस्कोप क्या है वो भी देखेंगे. बट बिफोर दैट you should understand in detail what is total internal reflection. Total internal reflection बराबर याद होगा. इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हम लोग? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. तो नेक्स्ट टाइम से जब मैंने TIR लिखा तो समझ जाना क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब the idea here is, यहाँ पे क्लास यहाँ पे चालू है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट. यू मस्ट नो TIR के दो कंडीशंस है. उसमें से एक कंडीशन है द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी इन डेंसर मीडियम. ऐसा क्यों? क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो लेट अस से हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था O, इट इज इनसाइड डेंसर मीडियम, और जहां से लाइट चालू हुआ उसको बोलते हैं मीडियम नंबर 1. मीडियम नंबर 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1. जहां गया उसको बोलते हैं मीडियम नंबर 2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2. करेक्ट. ये जो O सोर्स है इसमें से जो रेज इमिट होंगे, तो सबसे पहले ये जो रे है जो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट मतलब ये इंसिडेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और हम सारे के सारे एंगल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे का एंगल कितना? 0. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0. और अगर आपको याद होगा स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर. लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0. व्हाट इज साइन 0? 0, राइट. साइन 0 0. तो ये पूरा का पूरा 0. μ2 को भी शिफ्ट कर लेता हूँ तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. तो 0 इक्वल टू साइन आर. साइन आर 0 मतलब आर की वैल्यू भी 0. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा. मतलब लाइट ने मीडियम चेंज तो किया लेकिन लाइट का बेंडिंग हुआ क्या? नहीं. तो लाइट डज नॉट बेंड. क्लियर. तो उसके बाद क्या था, और हम पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में. उसके बाद क्या था? उसके बाद एक दूसरा रे है OB, और एक रे लेता हूं मैं OC. एज यू कैन सी ये जो OB रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है. ये OC रे का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है. तो इनका रिफ्रैक्शन ओवर आपको पता होना चाहिए. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. इसका मतलब ये जो OB और OC रे था इसका रिफ्रैक्शन हुआ विथ वन कंडीशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा ही है. दिख भी रहा है हमको, दिख रहा है क्या? सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है. सिर्फ इतना है. इसको बोल देता हूँ I1, इसको बोलता हूँ I2, ये आ गया R1, ये हो गया R2. तो एक्सप्लेन करते वक्त लगेगा कंसिडर अ सोर्स ऑफ लाइट प्लेस इनसाइड अ डेंसर मीडियम. लिखते जाएंगे साथ में, थोड़ा सा और क्लियर होगा. तो हमारे पास एक क्या था? सोर्स ऑफ लाइट. वो कहाँ है? डेंसर मीडियम में, राइट. इसका मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. तो कंसिडर अ सोर्स ऑफ लाइट O. कंसिडर अ सोर्स of light O inside denser medium. Inside denser medium. रे OA, ये जो रे OA है, ये रे OA क्या है?
it is incident normal to the surface. So ray OA is incident normal to the surface. अब क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 and therefore मतलब and hence angle of refraction is also 0, मतलब इसका बेंडिंग नहीं होगा, right? So ray OA is incident normally, angle of incidence 0 and hence there is no refraction, मतलब R equal to 0 and there is no refraction. या आप ऐसे भी बोल सकते हो this is refracted but with angle of refraction 0, R equal to 0. यहाँ तक क्लियर? उसके बाद जो दो रेस थे OB एंड OC, ये जो OB रे है और OC रे है, दे आर रिफ्रैक्टेड विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. रेस कौन से रेस? OB एंड OC. रेस OB एंड OC are refracted with, कंडीशन क्या था? Are refracted with angle of refraction greater than angle of incidence. Now, अगर और कोई रे होता, फॉर एग्जाम्पल OD, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी बढ़ेगा. तो as angle of incidence increases, as angle of incidence, लेकिन इंसिडेंस कहाँ पे हुआ? डेंसर मीडियम में कि रेयर मीडियम में? डेंसर मीडियम में. इंसिडेंस कहाँ पे हुआ? डेंसर मीडियम में. As angle of incidence inside denser medium increases, angle of refraction also increases. Angle of refraction in rarer medium also increases. अब एक ऐसा एंगल आएगा, यहाँ ध्यान दो, there will be one angle for which, एक ऐसा एंगल आया जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री. इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. तो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 and this particular angle of incidence is called as critical angle, right? अब अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो फिर जो रे ऑफ लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होगा 90 से ज्यादा पे. 90 से ज्यादा पे होना मतलब द लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब रे ऑफ लाइट को बाहर जाने का चांस ही नहीं है बिकॉज रिफ्रैक्शन एंगल आ गया ग्रेटर देन 90, राइट? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? If the angle of incidence inside the denser medium is greater than critical angle, then the ray of light is totally internally reflected. Correct? अब तो हमने यहाँ पे रे OB और OC तक ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है. रे OB and OC are refracted with angle of refraction greater than angle of incidence. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा. Then at some particular value of angle of incidence known as critical angle, at some particular value of angle of incidence the angle of refraction becomes 90. The angle of refraction becomes कितना हो जाएगा? 90. The angle of refraction becomes 90. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल. दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. This angle is known as critical angle. Now if
if the angle of incidence is greater than critical angle, then 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 the ray of light is totally internally reflected. Very good. So if the angle of incidence is greater than, if the angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light is totally internally reflected. तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट. The total internal reflection of ray of light when the ray of light is incident at an angle greater than critical angle inside denser medium is known as total internal reflection. यहाँ तक क्लियर? तो आइडिया ये था, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयरर. डेंसर टू रेयरर जब जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा. एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री. उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलोगे क्रिटिकल एंगल. वो अगला टॉपिक है, डिफाइन करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने अभी तक क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बनाया नहीं, तो फॉर्मूला भी हमको बनाना पड़ेगा. अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो रे ऑफ लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस है. तो कंडीशंस ऑफ TIR, कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. पहला कंडीशन ये, दैट द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. उल्टा हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि उल्टा हुआ तो लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल. तो अगर लाइट सपोज रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा होता तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता, राइट. तो पहला कंडीशन क्या है? द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल या फिर must be traveling from denser to rarer, from denser medium into rarer medium. Number 2, the angle of incidence inside denser medium should be greater than critical angle. अगर critical angle जितना हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मतलब टच करके जाना. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल हुआ तो द रे ऑफ लाइट इज नॉट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बट इट जस्ट टचेस द सरफेस. तो फिजिक्स में अगर रे ऑफ लाइट सरफेस को टच करके जाता है तो उसको एक नाम है ग्रेजिंग. क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग, राइट. ग्रेजिंग मतलब इट जस्ट टचेस द सरफेस एंड गोज. तो नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, और टच करके जाना मतलब ग्रेडिंग. तो कंडीशन नंबर टू क्या था? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. और इसके एप्लीकेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एज आई टोल्ड यू. और एक है, इफ यू नो डायमंड. तो डायमंड का जो वो शाइन आता है, इट इज बिकॉज एक बार रे ऑफ लाइट अंदर गया तो कम से कम 1-2 करोड़ बार अंदर के अंदर रिफ्लेक्शन होने के बाद ही बाहर निकलता है. मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स. एक बार लाइट अंदर गया फंस गया, ट्रैप हो गया वो, so it keeps on reflecting inside, right. 1-2 बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन, 10 करोड़ बार अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, बाद में बाहर निकलेगा. गुड. देन अब हमको ये जो क्रिटिकल एंगल के हमने मोर और लेस डेफिनेशन तो बना ली, लेकिन हमको इसका फॉर्मूला भी चाहिए. तो क्रिटिकल एंगल को हम रीडिफाइन करेंगे और इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और इट इज वेरी सिंपल. तो एज आई टोल्ड यू,
कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान है, कॉन्सेप्ट समझा है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है दिखने में। तो कॉन्सेप्ट ये था, हमारे पास जो लाइट है वो ओरिजिनली इनिशियली कौन से मीडियम में था, डेंसर। वो डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रहा था, वो एक इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये है नॉर्मल। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, क्रिटिकल। इसको बहुत सारे बुक्स में आई सी लिखा है, या तो सिर्फ सी से भी डिनोट किया है, राइट। तो आई समटाइम्स मैं सी यूज करूंगा, समटाइम्स मैं आई सी यूज करूंगा, दोनों में से कोई भी एक नोटेशन मैं यूज करूंगा। और ये क्या है, 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया था, जिस जिस मीडियम से रे ओरिजिनली ट्रेवल कर रहा था उसको हमेशा मीडियम 1 बोलेंगे। तो ये आ गया म्यू 1। ये मीडियम 2 है, इसको बोलेंगे म्यू 2, राइट। तो डिफाइन कैसे करोगे क्रिटिकल एंगल, कैसे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, इनसाइड डेंसर मीडियम। इस एंगल पे क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, 90। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे है, रेयरर मीडियम में, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rarer medium is 90 is called as critical angle. तो डिफाइन करना है so simple, the angle of incidence, the angle of incidence inside denser medium for which angle of refraction कहाँ पे, इन रेयरर मीडियम। अब रेयरर मीडियम एयर भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, राइट। आगे is called as critical angle। अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब देखो, डेंसर मीडियम तो हमारे पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वाटर हो सकता है डेंसर है, ग्लास है डेंसर कंपेयर टू एयर, केरोसिन डेंसर, पेट्रोल डेंसर, ऐसे बहुत सारे मीडियम है जो डेंसर मीडियम है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हर एक मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग होगी। तो एग्जैक्टली कौन से मटेरियल के लिए कितनी वैल्यू होगी वो फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला के लिए जब भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हो तो सिंपल है, यूज स्नेल्स लॉ, डन। बाकी कुछ करना ही नहीं होता है यहाँ पे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, और मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ याद कैसे रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब म्यू 1, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1, साइन ऑफ एंगल मीडियम 1 में एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल, इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2 कितना है, 90 डिग्री, करेक्ट। देन इफ अगर मीडियम 2 इफ मीडियम 2 इज एयर, अगर मीडियम 2 एयर है तो म्यू 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेट अस से, क्योंकि म्यू 2 1 हो गया तो बचा कौन, म्यू 1। तो फिर मैं म्यू 1 को म्यू 1 लिखूंगा क्यों, मैं सिर्फ बोल दूंगा इसको म्यू, क्योंकि मीडियम अभी एक ही है, दूसरा एयर हो गया। तो एयर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बचा एक मीडियम, तो इसको या तो आप म्यू बोल दो या फिर आप बोल दो म्यू एन, चलता है, ओके। देयरफॉर म्यू 1 की जगह पे कौन लिखोगे, म्यू एन। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू 2 कितना है, साइन 90 कितना है, 1। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना आया, 1/μm। तो क्रिटिकल एंगल कितना आया, साइन इनवर्स ऑफ 1/μm। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4/3, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो 3/4, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/4। अगर मैंने पूछा फॉर ग्लास,
रिफ्लेक्टेड ग्लासेस 3/2, तो 3/2 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, साइन ऑफ 2/3। यहाँ तक क्लियर? पक्का? एकदम क्लियर? So now we are prepared, we are ready to look at the applications of total internal reflection। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसको बहुत यूज करते हैं। तो लेट अस लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ TIR। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके तीन एप्लीकेशन, तीन यूजेस। नंबर वन is optical fiber. Those who are sitting at home and you are attending live classes, it is because of this optical fiber connection। 2020 से अगर थोड़ा पहले कोविड आता तो फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस होता नहीं। मतलब पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन थे ही नहीं। हम नॉर्मल वायर मतलब जैसे कॉपर वायर करंट के थ्रू सिग्नल भेजते थे। तो इंटरनेट मतलब क्या था? करंट के थ्रू आप इंटरनेट यूज करते थे, और करंट का अपना लिमिटेशन है। वो क्या है मैं बताऊंगा, जब हम एडवांटेजेस देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के तब देखेंगे। तो तीन एप्लीकेशन है। नंबर वन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में ये जो हम अभी हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं ना, 30 Mbps, 100 Mbps, 500 Mbps, 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, 1 Gbps, ये सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो इतना हाई स्पीड इंटरनेट पॉसिबल नहीं था। नंबर टू इज बाइनोक्यूलर्स। नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स, यू नो व्हाट आर बाइनोक्यूलर्स? दूरबीन, दूरबीन, राइट। तो दूरबीन मतलब दूर का देखना है, उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनोक्यूलर्स। आपको पता होगा कि बाइनोक्यूलर्स उसमें क्या होता है, उसमें दो सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं क्या? दो सिलेंड्रिकल ट्यूब। yes। अब ये चीज समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो कहाँ कहाँ पे इनडायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। तो आइडिया ऐसा है कि ये जो दूरबीन है इसका फील्ड ऑफ व्यू, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू कितना एरिया आप कवर कर सकते हो, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। अभी आपके पास जो नए कैमराज आते हैं ना, उसमें वो लिखा होता है वाइड एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय वाइड एंगल? वाइड एंगल मतलब ज्यादा कवर होता है, राइट। उसमें और एक मोड होता है पैनोरामा, मतलब वो तो फिर आप उससे भी ज्यादा एरिया कवर करते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स है इसमें दो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है क्या? दो सिलेंड्रिकल ट्यूब, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब दिक्कत ये है कि अगर अगर हमको हमको अगर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना मतलब हमको अगर ज्यादा एरिया कवर करना है, तो फिर हमको इन दोनों ट्यूब्स का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस। लेकिन नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताओ? किससे देखोगे? आंखों से? आंखों से देखते हैं ना, पक्का, राइट। हाँ, तो if you increase the distance between two tubes but you cannot increase the distance between two eyes, कैसे बढ़ाओगे? नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आंखों को भी शिफ्ट कर लेता हूँ, एलियन जैसा हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है, जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स है जिसमें दो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसका फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज द फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन the distance of your two eyes। So you simply cannot increase field of view। तो field of view को बढ़ाना है तो इन दोनों ट्यूब्स को दूर करना ही पड़ेगा। तो फिर उसका इलाज क्या देखेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन नंबर 2, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स। एप्लीकेशन नंबर 1 में हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कैसे वर्क करता है, देखा, मतलब डिटेल देखना है। नंबर 2, बाइनोक्यूलर्स में अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो उसको बोलते हो प्रिज्म बाइनोक्यूलर, एंड इट इज यूज्ड टू इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू। नंबर 3,
नंबर 3 एप्लीकेशन है पेरिस्कोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस्कोप? एंड बाय द वे, ये जो प्रिज्म बाइनोक्यूलर था और जो पेरिस्कोप है, ये डिफेंस पर्पस के लिए बहुत काम की चीज है। यू नो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, हमारा एनिमी शिप, सपोज हमारा एनिमी शिप यहाँ पे है, ओके, एंड अच्छे से समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एंड हमारे पास एक सबमरीन है। क्या है हमारे पास? यू नो व्हाट इज सबमरीन? क्या बोलते हैं हिंदी में? पनडुब्बी, राइट? तो यू हैव अ सबमरीन हियर। अब प्रॉब्लम क्या है? द इशू हियर इज सबमरीन इज इनसाइड डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में होने की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये अगर सीधा शिप ऊपर होगा तो देख सकते हो, यस। शिप अगर यहाँ पे हुआ तो भी देख सकते हो, क्योंकि क्योंकि क्रिटिकल एंगल तक रे ऑफ लाइट वाटर के बाहर जा पाता है, मतलब शिप का लाइट अंदर आ पाता है। अगर यू वांट टू अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब लाइट जिस पाथ से बाहर जा रहा है वो उसी पाथ से अंदर भी आता है, करेक्ट? तो जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल या क्रिटिकल से कम है तो हमको बाहर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, राइट? लेकिन ये जो शिप है ये दूर है ना, दूर है। तो सपोज यहाँ यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट था, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। इसका मतलब वहां पे शिप होने के बाद भी दिखता नहीं हमको। इसका मतलब ये, जो कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी लिविंग बीइंग पानी के अंदर है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू है एक कोन। उसकी दुनिया एक कोन ही है, दैट्स इट। कोन के बाहर कुछ दिखता नहीं हमको। कितना दिखता है हमको? हेमिस्फीयर दिखता है। ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक हम पूरा एक हेमिस्फीयर देख सकते हैं। देख सकते हो कि नहीं? देखते हो ना? ओपन ग्राउंड पे जाके खड़े रह जाओ, क्या दिखेगा? होराइजन भी दिखेगा आपको। यू कैन सी जेनिथ एज वेल एज होराइजन। तो पूरा 180 डिग्री दिखता है आपको, राइट? तो जो भी एनिमल्स, हम भी एनिमल्स है बाय द वे, राइट, जो भी एयर में रहते हैं, एयर में, हमें उड़ना नहीं बोल रहा, सरफेस ऑफ अर्थ पे रहते हैं, उनके सराउंडिंग में एयर है, तो उनका फील्ड ऑफ व्यू कितना है? हेमिस्फीयर। कितना है? लेकिन जो पानी के अंदर है, दे कैन ओनली सी थ्रू अ कोन, दैट्स इट। और इसके लिए आपको पता होगा, शार्क या फिर वेल या फिर कोई भी जो पानी के अंदर रहता है, वो अटैक कब करते हैं? जब जब टारगेट बहुत पास में आ जाए। क्योंकि जब तक टारगेट दूर है पता ही नहीं होता टारगेट है वहां पे। तो इफ यू सी, शार्क विल ओनली अटैक यू व्हेन यू आर वेरी क्लोज, बिकॉज इफ यू आर फार अवे उसको पता ही नहीं कि यू आर देयर, ओके। तो जैसे ही उसके फील्ड ऑफ व्यू में आए, गए काम से। तो इसका मतलब जो भी डेंसर मीडियम में एनिमल होगा, शिप होगा, जिसको सबमरीन बोलते हो, दे कैनॉट सी व्हाट इज आउटसाइड दिस कोन। ये कोन बनेगा ना, ये कोन बनेगा कि नहीं? ये पूरा एक कोन बनेगा। तो कोन के बाहर कुछ भी हो तो दिखता ही नहीं है। अब हम वेट तो नहीं कर सकते कि एनिमी की शिप को आने दो, आने दो, आने दो, बाद में समझेगा। अरे तो तुम अगर टेक्निकली एडवांस हो तो वो भी है, यू नो, उनके पास भी सोनार सिस्टम होता है। दे सेंड साउंड वेव्स टू डिटेक्ट इफ देयर इज समथिंग, करेक्ट, राइट? तो साउंड वेव जो सेंड कर रहे हैं, साउंड वेव आए, रिफ्लेक्ट होके वापस गए। तुमको पता होता है कि साउंड का स्पीड कितना है वाटर के अंदर? स्पीड पता है? क्या पता है? स्पीड। सिग्नल भेजा, स्टॉप क्लॉक चालू किया, सिग्नल जाके वापस आया तो टाइम मेजर कर लिया, मतलब टाइम भी पता है। क्या क्या पता है? स्पीड और यू नो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू, मतलब तुमसे पहले उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। तुम चुप के बैठे थे, तुम डिपेंड कर रहे थे कि मैं देखूंगा, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, राइट? तो डेफिनेटली वी कैनॉट वेट। वो पास में आएगा, उसको पहले से पता है तुम हो यहाँ पे, तो पहले से अपना मिसाइल छोड़ देगा, गॉन। जब तक जब तक तुम उसको डिटेक्ट करोगे वो तुमको उड़ा देगा। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं देख सकते। तो उसका एक सोल्यूशन है जिसको बोलते हो पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं?
एक ट्यूब होता है बेसिकली, वो डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। हाउ मेनी ऑफ यू यूज टू वॉच कार्टून्स? नथिंग रॉन्ग, एवरीवन हैज अ चाइल्ड। डकटेल्स देखा है? डकटेल्स सुना है? नहीं, डकटेल्स, हाँ। तो उसमें उसके पास एक सबमरीन था, उसके अंदर वो ऐसा देखता है सबमरीन से ऊपर क्या है। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? तो ये तीन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन वी विल सी। आई थिंक अगली क्लास के लिए आए होंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो पहला एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ ध्यान दो, इसको बोलो इधर देखने के लिए, इधर इधर। हाँ यस महाराज, यहाँ। Let us start with first application, that is optical fiber. अभी ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है पहले वो समझ लेंगे, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट आल्सो। ऑप्टिकल फाइबर नॉर्मली हम यूज करते हैं हाई स्पीड डेटा के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। अभी ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली वायर जैसा होता है लेकिन वायर नहीं होता। तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब। वेरी फाइन ग्लास ट्यूब मतलब बेसिकली इफ यू सी, यहाँ पे भी है, ये जो वायर दिख रहा है आपको इस मशीन के ऊपर, ये मशीन को राउटर बोलते हो, तो राउटर के ऊपर जो वायर है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दिस इज दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यू विल फाइंड वेरी फाइन थिन ग्लास ट्यूब्स। इसके अंदर थिन ग्लास के ट्यूब्स है, और देर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्लास ट्यूब्स, राइट। हर एक ग्लास ट्यूब को बोलते हो फाइबर। ईच ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड एज फाइबर। तो इफ यू लुक केयरफुली, तो व्हाट यू विल सी इज, आपको ऐसा दिखेगा, इसको कट करोगे अगर, इसको परपेंडिकुलर कट करोगे तो एक सर्कल दिखेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में आपको दिखेगा बहुत सारे ट्यूब्स, देयर आर मेनी ट्यूब्स, राइट। हर एक ट्यूब है ऑप्टिकल फाइबर, ईच ट्यूब इज अ फाइबर। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? सबसे पहले it consists of it consists of large number of very fine fibers मतलब tubes of glass, of very fine glass। very fine मतलब thickness is very small, correct। then इसमें से हर एक फाइबर को आप बोलते हो ऑप्टिकल फाइबर। ईच फाइबर इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। ये जो हर एक फाइबर है इसका कंस्ट्रक्शन पहले समझ लेते हैं, देन यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। यू आर लकी एंड अनलकी एट द सेम टाइम। यू आर लकी क्योंकि आपके पास इतना हाई टेक्नोलॉजी है दैट यू कैन यूज इंटरनेट वेरी इजीली। यू आर अनलकी क्योंकि ये सारे ट्रांजिशन आपने देखे नहीं। मतलब आई हैव सीन, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, स्कूल में था, तब लैंडलाइन भी नहीं थे। तो तब हमको अगर कॉल करना है तो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, एसटीडी बूथ भी नहीं थे, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, तो उनको बताना पड़ता था कि यहाँ पे कॉल करना है। तो फिर वो मुंबई कॉल करना है, एक स्विच निकालेंगे, दूसरे स्विच में लगाएंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर जिसको कॉल किया उसको बताएंगे, फिर वो आएगा। 2 मिनट की बात हो तो 1 घंटा जाता था, फिर 2 मिनट की बात करनी हो तो 1 आवर, क्योंकि वेटिंग होता था, लाइन लगती थी वहां पे कॉल करने के लिए। फिर आया लैंडलाइन। अब लैंडलाइन ये अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे समझेगा डिफरेंस क्या है दोनों में। लैंडलाइन में वायर्ड कनेक्शन आपके घर पे आते थे। फिर आया बड़ा सा पैनासोनिक का फोन। एक्चुअली मोटोरोला वाज द वन टू लॉन्च द फर्स्ट फोन, लेकिन यहाँ पे पैनासोनिक का बहुत बड़ा फोन था। उसका एंटेना आई कैन शो यू, वो है ही, नॉर्मली वो पेन होता है मेरे पास। तो एनीवेज उसका एंटेना इस पेन से बड़ा था। एंटेना मोबाइल को छोड़ दो,
So it was very big antenna, right? And was very cheap. वो जिसमें सिर्फ नंबर डायल होंगे, एसएमएस सर्विस भी नहीं थी, सिर्फ नंबर डायल करो, 10,000 का फोन, आउटगोइंग के लिए 20 रुपया, इनकमिंग के लिए 10 रुपया। फिर आया रिलायंस का फोन। रिलायंस जियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलायंस का भाई भी है, हाँ, उसका फोन, वो दूसरा जियो था और वो दूसरा रिलायंस था, वो उसका ब्लू लाइट, ब्लू कलर की स्क्रीन थी वो फोन। उसमें भी सिर्फ एसएमएस और कॉल थे, उसमें से भी 450 रुपये मंथली था, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एसएमएस का चार्ज था, कोई फ्री एसएमएस नहीं। इसलिए तो हम पढ़ पाए। फ्री इंटरनेट होता, फ्री सब कुछ होता तो फिर क्या पढ़ते, दिन रात लगे रहते चैटिंग में। हाँ, फिर आया फीचर फोन, नोकिया 3310, 2G सर्विसेज, सेकेंड जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज 2G। फिर आया नोकिया 6600, सिम्बियन फोन, पहले स्मार्टफोन्स। उसके बाद 3G सर्विसेज आए, फिर आया एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जब आया तब 500-600 रुपये में 1 GB डेटा था, 1 GB। तो इतना महंगा सब था, इसलिए हम, आई हैव सीन ऑल दिस चेंजेस। अभी तो ऐसा है, तुम 500 रुपये भरो, 30 Mbps जितना यूज करना है करो, जितने लोगों को यूज करना है उतने लोग करो, राइट। गुड, गुड। तो कमिंग बैक, ये सब बताने का रीजन ये नहीं होता है कि टाइम पास करना है, रीजन ये होता है कि ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ। ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ साइंस। नाउ द थिंग इज, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर अगर आप वायर कट करके देखोगे, सिर्फ यहाँ का मत कट करना, तो वायर कट करके देखोगे तो उसमें बहुत सारे थिन ग्लास के ट्यूब दिखेंगे आपको। हर एक ट्यूब को बोलते हो फाइबर। अब हर एक ट्यूब, मैं सिंगल ट्यूब की बात कर रहा हूँ, ईच सिंगल ट्यूब हैज अ सेंट्रल पार्ट। इस सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। कोर, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज कोर। So each fiber consists of a central part called as core, which is optically denser. Each fiber consists of a central part. Each fiber consists of a central part made up of optically denser medium. मैंने ऑप्टिकली डेंसर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन था लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो अंदर का पार्ट डेंसर होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट मेड अप ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसको क्या बोलते हो? कॉल्ड एज, नोन एज कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर, नोन एज कोर। ये जो कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रफली 1.7। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा, उतना ही मीडियम ऑप्टिकली डेंसर। अभी जो कोर है, इसको हमने कोटिंग कर दिया। कोट करना मतलब ऊपर से एक लेयर लगाना जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लैडिंग। दिस इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। ये जो क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 से कम है, तो ऑप्टिकली डेंसर कौन? 4। ऑप्टिकली रेयर कौन? क्लैडिंग। गुड। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या? यस। तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये सेटिस्फाई हुआ। वो देखेंगे कैसे हुआ। तो पहले पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे समझ लो। कोर इज कोटेड with an optically rarer medium known as cladding. Refractive index of cladding is approximately 1.5.
इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है, मतलब कौन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, करेक्ट। अब अल्टीमेटली ये जो केबल है, एक क्यों यूज किया हमने, डेटा ट्रांसमिशन, हाई स्पीड इंटरनेट, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरा एंड मतलब मे बी फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, मे बी फ्रॉम इंडिया टू सम अदर कंट्री, मे बी फ्रॉम दिस सिटी टू अदर सिटी। तो जहां से सिग्नल भेज रहे हो, पहले वहां से सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि क्या यूज कर रहे हो, लाइट, रे ऑप्टिक्स में क्या यूज करते हो, लाइट। तो पहले लाइट को ट्यूब के अंदर भेजना पड़ेगा, तो वी विल सेंड द लाइट इनसाइड दिस ट्यूब। फॉर एग्जांपल दोज आर कनेक्टेड ऑनलाइन, यू कैन लिसन टू मी, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि डेटा जो मैं बोल रहा हूँ वो कन्वर्ट हुआ सिग्नल में, कौन सा सिग्नल, लाइट। और वो लाइट कहाँ जा रहा है, ट्यूब के अंदर जा रहा है, ट्यूब के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले ट्यूब के अंदर जाएगा, उससे पहले बाहर क्या है, एयर है। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट का बेंडिंग हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक चीज याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डिसाइड करेगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर ना। आपने बोला लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स बेंड होगी नहीं, यस, करेक्ट। तो अगर मैं ये एंगल चेंज करता हूं तो ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। अब अब एक बार लाइट अंदर गया, ये फाइबर ऑप्टिक के वॉल पे इंसिडेंट हुआ, वॉल मतलब कोर क्लैडिंग का बाउंड्री, क्या बोलते हो इसको आप, इंटरफेस, क्या बोलते हो, अंदर डेंसर है, बाहर रेयर है। तो दिस लाइट आफ्टर एंटरिंग द ट्यूब विल फॉल, कहां फॉल होगा, कहां फॉल होगा, ऑन द बाउंड्री या फिर ऑन द वॉल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो रे ऑफ लाइट था, ये यहां से अंदर गया, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर जाके यहाँ पे उसका इंसिडेंस हुआ, कहाँ पे, कोर और क्लैडिंग के बाउंड्री पे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का कंडीशन क्या था, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है कि नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये बाहर का एंगल, ये जो बाहर का एंगल है इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब एंगल आउटसाइड द फाइबर फॉर विच द लाइट इनसाइड इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। और ये एक्सेप्टेंस एंगल आपको स्टेट बोर्ड में नहीं है, सिर्फ जेएनयू के लिए है। तो सिर्फ पता होना चाहिए कि बाहर का एंगल चेंज किया तो आर चेंज हुआ, आर चेंज हुआ तो ये चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। आर कब चेंज होगा, जब बाहर का एंगल चेंज होगा। अब ये जो रे है, ये कोर क्लैडिंग के बाउंड्री पे इंसिडेंट हुआ और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, ग्रेटर देन क्रिटिकल। अगर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। और जिनको ज्योमेट्री अच्छे से पता है उनको समझ में आएगा। नाउ यू मस्ट नो, डू यू रिमेम्बर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज देखे थे, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 1 क्या था, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। अब इस बाउंड्री पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट, क्या हुआ, लाइट क्या हो रहा है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब कोर से आया और कोर में ही गया, बराबर। तो रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में है क्या, यस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, अगर ये आए है तो ये क्या है, क्यू है, अल्टरनेट एंगल्स, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे भी जब रे इंसिडेंट हुआ तो एंगल आई वाज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वापस एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, करेक्ट। फिर वापस से ये समझ लो, ये रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में है क्या, यस।
तो वापस ये एंगल कितना बनेगा आई, ये और ये क्या आएगा सेम टू अल्टरनेट एंगल। अरे फिर वापस से एक बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया। हम चाहे उतनी बार ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहेगा, हम जब चाहे तब ट्यूब को काट के इसको बाहर निकाल लेंगे। नाउ इन दिस केस द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ से निकाल लिया आपने बाहर और ये पहुंच गया रिसीवर एंड पे, जहां पे हमको सिग्नल भेजना था वहां पे पहुंच गया। राइट, करेक्ट। इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज पहले हम इंटरनेट सिग्नल्स भेजते थे करंट के थ्रू। अब दिक्कत क्या था, करंट मतलब क्या वो भी समझ लो। सी द थिंग इज, पहले हम नॉर्मल वायर यूज करते थे, कॉपर वायर। कॉपर में होता है आयॉन्स, यू नो व्हाट आर आयॉन्स, यू नो व्हाट आर आयॉन्स, बताओ क्या है फिर। यू नो व्हाट आर एटम्स, यस, यू नो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वेरी गुड। क्यों न्यूट्रल? number of protons inside nucleus is equal to number of electrons in the orbits। अब सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कहां से निकाला? वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल मतलब क्या? लार्ज शेल। वो इलेक्ट्रॉन कहां गया? मटेरियल के अंदर ही है, सिर्फ एटम छोड़ दिया उसने। एटम छोड़ना मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होना। इलेक्ट्रॉन कम होना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव। तो ये जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयॉन्स। क्या बोलोगे? पॉजिटिव। हम पहले जो वायर यूज करते थे इंटरनेट के लिए, उसमें करंट के थ्रू डेटा भेजते थे। करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बट दिक्कत क्या है, ये आयॉन्स दे आर वाइब्रेटिंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी है ना, कहाँ से आया? हीट से। सराउंडिंग में हीट है कि नहीं? आपको गर्मी होती तो वायर को भी होती है, राइट। तो ये आयॉन्स आर वाइब्रेटिंग, तो जब इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा था तो क्या हुआ? कोलिजन। कोलिजन होगा ना, किसका? आयन का। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कोलिजन क्या करता है? हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट होना मतलब एनर्जी का लॉस होना। मतलब मैंने यहाँ से सिग्नल भेजा था, 50% भी नहीं पहुंचा वहां पे। दूसरा, जितना फास्ट सिग्नल भेजूंगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। बहुत बार हम इंडिया में रहते हैं, बोलो मत, 45, 46, 47 डिग्री समर्स में तो नॉर्मल बात है हमारे लिए। ऊपर से अंदर भी हीट जनरेट हो रहा है, बाहर का भी हीट है। बहुत बार तो वायर मेल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब हमने सिग्नल भेजा वहां तक पहुंचा ही नहीं। राइट, करेक्ट। अब इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं है, यहाँ पे क्या है? लाइट है। और ऊपर से मैंने आपको बोला था कि अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल अच्छे से समझ के लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? सी बाई वी। क्या था? सी बाई वी। तो सी बाई वी, तो वी क्या आएगा? वी क्या आएगा? सी बाई म्यू। सी क्या है? 3 × 10⁻⁸ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.7। 3/1.7 पता कितना होता है? रफली रफली 1.8। तो स्पीड कितना हो गया? 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। और का डायमीटर कितना है? 12,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। मतलब हम इंडिया में है, वहां पे कोई यूएस में दोस्त बैठा होगा, उसको लगाए फोन फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, एक सेकंड भी नहीं लगेगा सिग्नल पहुंचने में। सिग्नल विल रीच इन 0.00001 सेकेंड, इतना फास्ट। राइट, तो ऑप्टिकल फाइबर इज सो फास्ट, इट विल टेक बेयर मिनिमम सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ तक क्लियर? तो अब हम कहाँ तक आए? हमने बोला कोर इज कोटेड विथ ऑप्टिकली रेयर मीडियम नोन एज क्लैडिंग। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। टाइम खत्म नहीं हुआ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसके आगे एक्सप्लेन करना बाकी है। लाइट एंटर्स ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन एंड, it bends towards normal, then this light is
इंसिडेंट मतलब फॉल्स ऑन, किस पे फॉल हुआ? ऑन द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the light suffers total internal reflection। एक बार यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे भी हुआ। मतलब क्या हो रहा है? मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आफ्टर मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन the light is taken out from the other end। समझ में आया कैसे वर्क करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर मतलब एक थिन ट्यूब है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, करेक्ट? ईच फाइबर इज नोन एज ईच, ठीक है, ईच फाइबर इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज, क्या बोलते हो उसको? फाइबर को क्या बोलते हो? या तो ऑप्टिकल फाइबर बोलते हो तो क्या बोलते हो? ट्यूब। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का यहाँ तक क्लियर? नाउ ठीक है, दैट विल वर्क, छोड़ो उसको। हर एक ट्यूब, ईच सिंगल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पार्ट नोन एज कोर। कोर इज ऑप्टिकली डेंसर। उसको हमने कोटिंग किया किससे? क्लैडिंग। इट इज ऑप्टिकली रेयरर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? क्लैडिंग का कितना? लाइट एंटर होगा एक एंड से, देन इट विल फॉल ऑन द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। if the angle of incidence is greater than critical angle, then the light will suffer total internal reflection। और ये total internal reflection multiple times होगा। कब तक? जब तक दूसरे एंड से सिग्नल को हमको बाहर लेना नहीं है तब तक। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो बाकी के 3 पॉइंट्स आई एम नॉट राइटिंग डाउन हियर, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।